नमस्कार दोस्तों, शिक्षक मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल मेहरा और आज जो है एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। सब्जेक्ट ये है कि हम लोगों का ये जो है नया यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो टीचर से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती हैं या जो है स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की या जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने ये चैनल बनाया है। इसके तहत हम लोग जो है विभिन्न बुक्स हैं और जो है विभिन्न स्टडी मटेरियल है, उन सभी को एक जो है माध्यम मान के जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही उसके जो है प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस संस्थान की एक बुक आती है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसी के तहत हम लोग जो है पहले चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम के एक जो है 25 से 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में हम लोग जो है अभी हाल ही में जो है बिहार का जो है वैकेंसी आने वाला है 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी का, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग जो है शिक्षकों द्वारा आपको जो है प्रैक्टिस सेट और जो है करंट अफेयर के सेशन और जो है सब्जेक्ट के एमसीक्यू करवाए जाएंगे आपको सॉल्व इसी चैनल के माध्यम से। तो मेरा जैसा कि सब्जेक्ट आपको पता है कि इकोनॉमिक्स और जो है कॉमर्स है, तो मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। बाकी मैथमेटिक्स के जो टीचर होंगे वो मैथमेटिक्स के, और जो अदर सब्जेक्ट के एसएसटी के टीचर होंगे वो एसएसटी पढ़ाएंगे आपको, और जो ज्योग्राफी के होंगे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आज जो है हम लोग जो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान एवं अधिगम के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को जो है क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2021 में आ चुका है। तो अभी जो है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो पहले का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन में दे रखा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, और दूसरा दे रखा है कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल होना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, और तीसरा है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरा है कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए एक अध्यापक को। क्यों लेने चाहिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते समय जो है एक अध्यापक को जो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, उसके माध्यम से ही जो है संबोधित किया जाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना नहीं बनाना चाहिए, और तीसरा है कि संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा बी ऑप्शन, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जो है शिक्षक को यानी अध्यापक को ये नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ये क्वेश्चन भी सीटेट 2021 में पूछा जा चुका है। तो बताइए तीसरे का सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन में दे रखा है कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना चाहिए, और बी ऑप्शन में दे रखा है कि अनुकरण या नकल और दोहराना, सी ऑप्शन में बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, डी ऑप्शन संकल्पनाओं के बीच जो है संबंध खोजना। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तीसरे का सही जवाब क्या होगा। तो तीसरे का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जो है संकल्पनाओं के बीच जो है संबंध खोजना एक जो है प्रभावशाली माध्यम है। अध्यापन और अधिगम का एक जो है प्रभावशाली माध्यम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यह भी क्वेश्चन सीटेट 2021 में आया हुआ है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बच्चे को दंड देकर, बी ऑप्शन में दे रखा है कि यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, सी ऑप्शन में दे रखा है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, डी ऑप्शन में दे रखा है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब क्या होगा। चौथे का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जो है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो है अधिगम की अभिप्रेरणा को जो है कायम रखा जा सकता है।
यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या चीज़ जो है निर्भर रहती है। यह आपको बताना है कि यह किस रोल में जो है ये निभाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान की संरचना में, या जो है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, या सी ऑप्शन दे रखा है कि बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, या डी ऑप्शन में दे रखा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे 5वें का सही जवाब क्या होगा? तो 5वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान की संरचना में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो छठे का देखना है कि छठे का सही जवाब क्या होगा। तो छठे का सही जवाब होगा जो है योग्यता सुधार्य है। अधिगम के लिए जो है जो धारणा है वो है योग्यता सुधार है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ये भी सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 7वें का सही जवाब क्या होगा? अधिगम की जो है सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो 7वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। यानी जो है अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है वह जो है संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। ये जो है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब क्या होगा? 8वें का सही जवाब होगा सहायता उपलब्ध करवाना, और विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो तो उस समय जो है सहायता उपलब्ध करवाना ये जो है प्रभावशाली पद्धति है, जो है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रभावशाली पद्धति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब होगा। 9वें का सही जवाब क्या होगा? 9वें का सही जवाब होगा जटिल और सक्रिय। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जटिल होगा और यहाँ पे सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, टालना चाहिए या उपेक्षित करना चाहिए? तो यहाँ पे 10वें का देखना है सही जवाब क्या होगा। यानी उस विविधता को समझना चाहिए, जो अध्यापिका है उसको जो है समझना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अंतर्दर्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन जो है मुख्य कारकों के ओत प्रोत घूमती है? ये जो है हरियाणा टेट के पीआरटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब देना है। तो 12वें का सही जवाब होगा कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओत प्रोत घूमती है? तो इसमें जो है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव और शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षा मनोविज्ञान किसमें अधिक बल देता है? शिक्षा मनोविज्ञान किसमें अधिक बल देता है? तो 13 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, छात्र केंद्रित शिक्षा पर जो है शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा कारक जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है?
तो यहाँ पे 14 का सही जवाब क्या होगा? 14 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अर्थपूर्ण जो है संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। किस अधिगम वैज्ञानिक ने जो है ये जो है किया है कि उसने जो है बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो यहाँ पे 15 का सही जवाब होगा, 15 का सही जवाब होगा गुथरी ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। सीखने के लिए तत्परता को संदर्भित करती है। कौन सी प्रक्रिया जो है तत्परता को संदर्भित करती है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको देख के बताना है। तो इसमें जो है 16 का सही जवाब है सी ऑप्शन। सीखने की निरंतरता में छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को जो है संदर्भित करती है, यानी सीखने के लिए तत्परता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा है कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और चौथा है कि बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 17 का सही जवाब है, 17 का सही जवाब है ए ऑप्शन। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो 18 का सही जवाब है बी ऑप्शन। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये जो है यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये जो है बिहार टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। स्किनर ने कहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ये भी बिहार टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार का अध्ययन जो है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यह भी बिहार टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 21 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन 1900। सन 1900 में जो है सन 1900 जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ये भी बिहार टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 22 का यहाँ पे सही जवाब होगा संचार माध्यमों का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान का से संबंधित नहीं है। बाकी जो है मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह कथन किसका है यह आपको बताना है। ये जो है छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था यह कथन कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, ए ऑप्शन में दे रखा है कि सीखने का सादृश्यता नियम, और बी ऑप्शन में दे रखा है कि सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम,
और जो है सी ऑप्शन में दे रखा है कि सीखने का तत्परता नियम, और डी ऑप्शन में दे रखा है सीखने का प्रभाव नियम। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 25 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सीखने का सदस्यता नियम सही जवाब होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही दृष्टि आईएएस संस्थान की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बुक के पहले चैप्टर का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिक्षा मंत्रा यूट्यूब चैनल।